घटना चक्र, पूर्वावलोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है और दूसरी तरफ ब्रिटिश ताज यानी कि जो इंग्लैंड में बैठ के सरकार चलाई जा रही थी उसके अधिनियम है, जो कि 1858 से 1947 के बीच है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। फ्रांसिस केल्विन और मानसन और बावेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसके प्रमुख मामलों में यथा विदेश नीति में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी किया गया। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी ने कर्मचारियों के निजी व्यापार को करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने, लागू करने अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी दे दी गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति 1 लाख रुपए खर्च। अब यहाँ आने के बाद कंपनी का अधिकार थोड़ा बहुत बाकी रहेगा। 1813 का अगर चार्टर एक्ट पूछा जाएगा तो इसमें कंपनी का थोड़ा बहुत रहेगा अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा बहुत अधिकार रहेगा, लेकिन 1833 की जब बात आएगी तो इसमें पूरा अधिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी 2 बातें हैं कि चाय और चीन के साथ व्यापार किया जा सकता है 1813 वाले एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार मतलब कि जितना पूरा जो भी व्यापार का काम था पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, उससे ब्रिटिश ताज से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन और चाय का व्यापार उनके एकाधिकार में रहा। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। कंपनी के समस्त, अब यहाँ आने के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ आने के बाद कंपनी का पूरा, वहाँ पे चाय और चीन का व्यापार कंपनी कर सकती थी, लेकिन यहाँ आने पे पूरा व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिएगा। सिर्फ राजनीतिक कार्य ही कंपनी कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी चौथे सदस्य की एंट्री होती है, कोई और नहीं, वो मैकाले था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, न कि स्थापना की गई? तो प्रावधान के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही मान्य होगा, इसलिए उत्तर एक सही है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। स्थापना याद रहे 1774 में, लेकिन प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही हुआ था। इसके प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। अगला प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन लेमेस्टर नहीं, एलिजा एम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन, 1813 का चार्टर एक्ट, जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद। प्राच्यविद वही जो कि भारत की संस्कृति का समर्थन करते थे, कि जो भारत की संस्कृति थी, भारत में बहुत कुछ बीता था अंग्रेजों के आने के पहले, तो उसका समर्थन करते थे। और आंग्लविद मैकाले को ही मान लीजिए, क्योंकि वो अपनी शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का विस्तार करना चाहता था और उसी का समर्थन करना चाहता था, और उसकी नज़र में भारत की कोई वैल्यू नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए उसका क्वेश्चन, इसमें तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। मतलब ओरिएंटल वही कि जो भारत की प्राचीन शिक्षा थी, बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग 1823 से 1835 के शासन काल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में एंग्लिस्टिक्स शिक्षा के समर्थन के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा, क्योंकि आपको जहाँ तक याद होगा, इन्होंने प्रिंसेप ने ही अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, तो ये ओरिएंटलिस्ट थे और ये मानते थे कि भारत, जो प्राचीन भारत था, उनकी शिक्षाओं को, प्राचीन शिक्षाओं को ये इन्होंने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, तो ये प्राच्य शिक्षा के समर्थन थे। लेकिन मैकाले पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था और अंत में उसी का बोलबाला हुआ। अब इसमें सुमेलित करने की बात है, नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया का भारतीय अधिनियम 1784, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियाँ वही जो अंग्रेजी, मतलब कि ब्रिटिश जो धर्म था उसके लिए प्रचार की अनुमति 1813 में मिल गई थी, कि अब ईसाई बनाने के लिए इंग्लिश मिशनरियां भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। तथा चार्टर अधिनियम 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। 1833 में उसी एक्ट में चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले 1833 में उसकी नियुक्ति हुई, आपको पता ही है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, आपको पता है कि चाय और चीन का व्यापार 1813 वाला एक्ट होगा, क्योंकि चाय और चीन का एकाधिकार नहीं समाप्त हुआ था, बाकी कंपनी का अधिकार तो समाप्त ही हो चुका था, तो आंसर 1813 ही होगा, जो कि इसमें आप देख सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त यानी सारा कार्य अब ब्रिटिश संसद के अंडर में आ गया था।
कंपनी सिर्फ भविष्य में राजनीतिक कार्य में ही हस्तक्षेप कर सकती थी, बाकी व्यापार से उससे कोई लेना देना नहीं रह गया। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में भारतीयों के लिए राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश ताज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आने लगा था। 1813 में यही हुआ था। उत्तर 1 और 2 सही है। राजस्व ब्रिटिश के नियंत्रण में आने लगा, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं, तो उत्तर होगा ए 1 और 2। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक हित का अधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी समाप्त हो गया। 1833 में ये भी समाप्त होना है। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के अनुकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1-2 सही है, लेकिन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेष राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया था? 1833। 1833 की धाराओं से सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी भी एक कारण से कंपनी अथवा कंपनी अधीन पद अथवा सेवा से अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 की ये धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य बनी रही। नोट्स। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। क्योंकि जब एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो अब पूरा राज्य ब्रिटिश ताज का हो चुका था, और अब ब्रिटिश ताज जो है अपना एक प्रतिनिधि बना के देश में उतार देती है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, जो कि वायसराय के नाम से जाना गया। इस नियम द्वारा भारत के सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण करने की शुरुआत की गई। इसमें वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो कि अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद आता है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। इसमें बहुत बड़ा खेला होता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल, अब इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यहीं पे हिंदू और मुसलमानों में बांटने का काम हुआ था, जो कि मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है, जिससे बहुत भारतीय थे जो खुश नहीं थे। सांप्रदायिक मतलब कि इससे पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके बाद आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हेतु इससे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। इसमें अब जो कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि भारत को द्वैध शासन में अब भी चल रहा है, कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी देश पे हैं और उसके बाद हर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है। तो द्वैध शासन अब भी है, तब भी था, लेकिन ये प्रांतों में द्वैध शासन था, केंद्र में नहीं। प्रांतीय द्वैध शासन की अगर बात आए और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की बात आए तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यही आंसर होगा। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन किया जाना था, जिसका कार्यकाल 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक, अगर संघ शब्द कहीं आएगा तो 1935 इसका आंसर होना चाहिए। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया और केंद्र में द्वैध शासन हो गया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रांतों में द्वैध शासन है, लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की बात हो रही है। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। यह अधिनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए और इसी अधिनियम में लगभग आधा के आसपास का संविधान इसी अधिनियम के द्वारा बन गया था भारत का। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इससे वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रश्न पोज। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? उत्तर होगा बी, 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान की शक्ति नहीं थी। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था।
ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अगर आएगी तो उत्तर होगा 1909, क्योंकि यहीं पर निर्वाचन पद्धति जो थी, जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? उत्तर होगा, आप संघीय वर्ड आया है तो 1935 का अधिनियम होगा, तो इसलिए आप समझ सकते हैं उत्तर इसमें है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गैवियर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर होगा 1937। केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम, क्योंकि प्रांत में होगा तो 1919, लेकिन केंद्र में है तो 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना था। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पहला था रिजर्व यानी आरक्षित, और दूसरा था हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब इसका प्रश्न ही नहीं दिख रहा है। आगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्न में से कौन सी विशेषता प्रमुख थी? प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये तो बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये 1919 में हुए थे, 1909 में मार्ले मिंटो में हुए थे। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सही होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों पर उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यहाँ 1909 के अधिनियम में ऐसा किया गया था। 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों के लिए विस्तारित भी किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? उत्तर होगा 1919, क्योंकि यहीं से प्रांत में द्वैध शासन की बात की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में अभिहित भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही रहा था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसलिए कथन एक ही सही होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधान मंडल में स्थान आरक्षित किए गए। कथन 2 सही है। भारतीय सिविल सेवा के
संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। सी, 1 और 2 दोनों। भारत में आधुनिक मेरिट आधार पर सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित होने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। इसलिए प्रश्न में 1 और 2 दोनों हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? इसका उत्तर है ए और सी। प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 तक केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित हुआ था। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति उत्तर होगा 1935 के अधिनियम से। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही ब्रिटिश परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ? इसमें भी उत्तर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची विषयों का विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। उत्तर होगा बी। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित थे। इसमें प्रांतीय जैसी कोई बात ही नहीं हुई थी, इसमें केंद्र की बात हुई थी। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था, बल्कि ये वाला सही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान ये भी 1935 ही है।
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय, अभी संघ की बात आएगी तो 1935 ही उत्तर होगा, यानी सी ही सही है। भारत में संघीय 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त की गई? उत्तर होगा गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? उत्तर होगा ए, देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान आज़ाद होने के बाद ही बना था। इसमें सिर्फ एक प्रारूप तैयार हुआ था, न कि पूरा देश का संविधान। तो आपको पता ही है कि कब लिखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम में समाहित हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम में मुख्य उपबंध इस प्रकार: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ था? ये भी होगा 1935 के, और 1937 में वो अलग हुआ था। अधिनियम था 1935 का, लेकिन अलग हुआ 1937 में। अगला चैप्टर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारत की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी में की गई। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुआ। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। ये निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के नियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित
प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं हिस्सा लेने वाली थी और लिया भी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों में 229 तथा भारतीय रियासतों में 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल। संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना। इसके कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन थे। कुल अवधि 165 दिन हुई थी, जिसमें 114 अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनीगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जो कि BN राव भी कहे जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नंबर 1 विजयलक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर, नंबर 3 सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, इनी मास्किरानी तथा अम्बो स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला गया था। अतः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर होगा स्वराज पार्टी। 1934 मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार पर निर्वाचन भारतीय प्रतिनिधियों की एक संवैधानिक सभा होगी, जो कि संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर होगा MN रॉय। 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण
करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? उत्तर होगा 10 लाख है व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन प्रस्तावित किया जाना था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उत्तर होगा विलियम वुड। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में पहुंचा। इस मिशन के तहत स्टीवर्ट क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड पेथिंग लॉरेंस भारतीय सचिव और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका के उपसभापति थे। उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राधाकृष्णन, क्योंकि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवेल का विचार ऐसा था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता था। कथन और कारण दोनों, कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि उसे बंटवारे से क्या मतलब है? बंटवारा होगा तब भी उसका फायदा होगा। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान। अब हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की समान संख्या होगी, ऐसा भी होना संभव नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। ऐसा कुछ नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी नहीं था। ये एक बहुदलीय निकाय थी। हाँ बिल्कुल था, क्योंकि इसमें देसी रियासत और कांग्रेस, क्योंकि इसमें कई दल थे और मुस्लिम लीग भी थी, उसके अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किए गए थे। तो उत्तर होगा सी 3 और 4। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय
विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से विधानसभा के सदस्य, उत्तर होगा सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए सदस्य। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप पहले ही जानते हैं, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और 11 दिसंबर 1946 की संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा द्वारा अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 26 दिसंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में आरंभ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना प्रारूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत हुआ? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती, ये दोनों ही सही है। उसके बाद राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये सही होगा क्योंकि 1, 2, 3 तीनों सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अतः ये तीनों ही सही हैं।
भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 हुए थे। 11 यहाँ पे लिखा नहीं है, इसलिए आसपास में आंसर देखेंगे तो 12 ही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन यानी 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समावेशित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे निकटतम सी सही होगा। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णामाचारी। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष बने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 246 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो तृतीय वाचन 17 तारीख को हुआ था, जो कि इसमें शायद लिखा नहीं है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को हुआ। 26 जनवरी 1949 तक चला। प्रश्न में विकल्प नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण रूप से होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही ग्रहण किया गया है। संविधान, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अधिनियमित किया गया एवं आत्मार्पित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से, क्योंकि ये पहले पश्चिम बंगाल सीट पे थे और वहां से जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ उन्नीस 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट के लिए कांग्रेस के M.N. राय,
आर जयशंकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891, 1956 में मृत्यु। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ, मध्य प्रदेश और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोल्डन सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। नंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उत्तर होगा बी। ए और बी दोनों सही है और ए स्पष्टीकरण नहीं करता। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं की मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः ये गृहीत संविधान भी कहा जा सकता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कथन स्पष्टीकरण नहीं करता। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जेल नेहरू के जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया गया। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए। तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका, ऊपर लिखा होगा संविधान एक तरह की बेजान चीज है इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका। इसको कहा था आइवर जेनिंग्स। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? उत्तर होगा ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैंडविले ऑस्टिन का था। ये एक वक्तव्य उनकी एक पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान में कुल महिलाएं थी 15। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अब आता है अगला चैप्टर। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक
अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति गोपीनाथ बारदोलाई। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त उपबंधित उप समिति ए.वी. ठक्कर। संविधान शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर संघ की बात आएगी तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही होगा ज़्यादातर जगह पे, और प्रांत की बात आएगी प्रांत शब्द तो वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के एम मुंशी। सदन समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण जीवी मालवांकर समिति। राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.बी. खेतान शामिल थे। खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ यानी झंडा समिति का गठन संविधान की निर्वात्री परिषद में 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डी.बी.आर. अम्बेडकर। निम्न में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष चुना गया था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघ बात आएगी तो आप सीधा जवाहरलाल नेहरू पद के मारी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, क्योंकि प्रांत की बात आएगी पहले ही आपसे बोला था कि सरदार पटेल का नाम आएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 2014 वाले आरओ में आ चुका है। अगला प्रश्न, ए और बी का मिलान करना है, तो यहीं पे कर लीजिए। प्रारूप समिति में बी.आर. अम्बेडकर होंगे, संघ में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मूल अधिकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन में के.एम. मुंशी होंगे। मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप बी.आर. अम्बेडकर। के.एम. मुंशी कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेसेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ के अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर से किया गया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के सलाहकार हेतु समिति सरदार पटेल होंगे। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी थे। समिति में कितने अन्य अध्यक्ष शामिल थे? उत्तर होगा 6।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित सभा की प्रारूप पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। इसमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे? उत्तर होगा सी, और सी में 1 और 2 है, एन गोपाल स्वामी और जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में। पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डी बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के स्रोत।